जिन्हें पैसे बचाने होते हैं वो कावासाकी की तरफ आते ही नहीं। जिनको थ्रिल चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, उनकी चॉइस होती है कावासाकी। देखो मेरा तो ऐसा मानना है कि आप 1 या 2 दिन तो मोटरसाइकिल चलाते नहीं हो। जब भी आप एक मोटरसाइकिल बाय करते हो तो 4 साल 5 साल तो कहीं नहीं गए। इसलिए जब भी आप बाय करो ना तो वहाँ पे कॉस्ट कटिंग करने की मत सोचो। एक बहुत छोटा सा इशू है पर ना ये डेली बेसिस पे जब इसको ओन करोगे ना तो बहुत बड़ा इशू बन जाता है। जितने भी प्रीमियम मोटरसाइकिल्स होते हैं उसके ना आपको फ्री सर्विसिंग देखने को नहीं मिलते हैं। एंड कावासाकी ऑब्वियसली एक प्रीमियम मोटरसाइकिल है तो अब इससे फ्री सर्विसिंग तो एक्सपेक्ट मत करो। पर ट्रस्ट में मैं कुछ ऐसे राइडर से मिला हूँ ना जो इससे 32-35 तक की माइलेज निकाल लेते हैं। आपको अच्छी खासी नॉलेज नहीं है तो आपको अच्छे से ठगा जा सकता है उस चीज़ में। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज हमारे साथ है कावासाकी निंजा 300। देखो एक सवाल जो आप लोग मुझसे पूछते रहते हो कभी यूट्यूब पर कभी इंस्टाग्राम पर कि 2024 में जब हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो भी क्या हमें निंजा 300 बाय करनी चाहिए। बहुत ही जेन्युइन सवाल है ये, मैं भी ऐसा समझता हूँ। और ये सिर्फ एक लौता सवाल नहीं है, ऐसे 4-5 सवाल मुझे आते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बनाकर आपके सारे सवालों का जवाब दे देता हूँ। इस मोटरसाइकिल से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस थे तो आज इस वीडियो में मैं हर एक चीज़ डिस्कस करूंगा। देखो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपकी स्पेसिफिकेशन डिस्कस होगी या इसमें क्या चीज़ें में देखने को मिलती है क्या नहीं देखने को मिलती है, नहीं, ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं होने वाला। अगर आपको इसके स्पेसिफिकेशन वगैरह जानने हैं उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है अपने चैनल पर, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पर इस वीडियो में हम सिर्फ ना क्वेरीज, जितने सवाल हैं जो उसको खरीदना चाहते हैं, जो 3-4-5 तरह के सवाल होते हैं जो आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलता, हम उस क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। जरूरी नहीं है ना वो क्वेश्चंस बहुत लॉजिकल क्वेश्चन हो, बहुत छोटी मोटी चीज़ें भी हैं। बहुत लोगों को होता है भैया ये तो सबसे महंगी पड़ जाती है सेगमेंट में, क्या ये जस्टिफाइड है। ऐसे ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल हैं जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो उन सब का डिस्कशन होगा। सारे सवालों का जवाब सुनने के बाद आप खुद डिसाइड कर पाओगे आपको ये मोटरसाइकिल लेनी है या नहीं। देखो मेरे अकॉर्डिंग ना कोई मोटरसाइकिल अच्छी या बुरी नहीं होती, सब परफेक्ट होते हैं। हाँ, पर उनके सेलेक्टेड ऑडियंस होते हैं। जो निंजा 300 खरीदेंगे वो एक अलग तरह के ऑडियंस हैं, जो रॉयल एनफील्ड खरीदते हैं वो अलग ऑडियंस है। जी हाँ, तो कोई मोटरसाइकिल अच्छी बुरी नहीं होती। तो मैं आज हर चीज़ डिस्कस करूंगा और इससे आपको पता चलेगा आपके लिए ये मोटरसाइकिल है या नहीं। एंड इन सारे सवालों का जवाब सुनने के बाद भी अगर आपको इसे लेने का मन हो तो जो शोरूम का एड्रेस है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना, कॉपी करो, गूगल मैप पे पेस्ट करो, आ जाओ। सबसे पहली चीज़ जो मैं इस मोटरसाइकिल की डिस्कस करने वाला हूँ वो है इसकी परफॉर्मेंस। देखो अगर मैं सबसे पहले इसके इंजन पर अगर बात कर लूँ तो हमें 300 सीसी का लिक्विड कूल पैरेलल ट्विन इंजन देखने को मिलता है, 4 वेल्व इंजन देखने को मिलता है। ये एक लौती मोटरसाइकिल है इस सेगमेंट में जिसमें हमें ट्विन सिलेंडर देखने को मिलता है। जी हाँ, ट्विन सिलेंडर के बहुत सारे फायदे हैं जो अभी वीडियो में आगे बताऊंगा आपको। अगर मैं इसके पावर जनरेशन की बात करूँ तो ये 39 PS का पावर जनरेट करती है 11,000 RPM पर एंड 26.1 Nm का टॉर्क 10,000 RPM पर। आप कोई भी इस सेगमेंट की 300 सीसी की मोटरसाइकिल उठा लो और इसका पावर कंपैरिजन कर लो, ये आपको क्लियर विनर मिलेगी। जरा भी होता है ना लैग डिले कुछ नहीं है, ये हर जगह सबसे आगे खड़ी होती है, चाहे इसकी पावर की बात हो, परफॉर्मेंस की बात हो। नाउ कमिंग बैक टू इट्स 2 सिलेंडर इंजन। देखो डुअल सिलेंडर इंजन के ना बहुत ज़्यादा फायदे हैं। नो वाइब्रेशन, आपको वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल ना के बराबर वाइब्रेशन देखने को मिलते हैं। हालांकि कई बार क्या होता है ना, जब आप सिंगल सिलेंडर की मोटरसाइकिल को राइड करोगे आपको टैंक के पास हो गया, हैंडल सेक करता दिखेगा, बहुत सारी जगह पे आपको वाइब्रेशंस फील होते हैं। पर आप जब इस मोटरसाइकिल को राइड करोगे ना आपको बिल्कुल ना के बराबर वाइब्रेशन देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं कि मैं 7,000-8,000 RPM की बात कर रहा हूँ, नहीं, 10,000 RPM, 11,000 RPM, इतनी RPM पर भी आपको वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलता है। हालांकि अपने सेगमेंट की सबसे महंगी मोटरसाइकिल में से एक है, 300 सीसी में इससे महंगी मोटरसाइकिल नहीं आ रही है, पर ये अपने एक एक रुपये को जस्टिफाई करती है। देखो जब आप एक प्रीमियम मोटरसाइकिल ब्रांड की तरफ बढ़ते हो ना, कावासाकी होगी, बेंटली होगी, इन सब की तरफ जब आप बढ़ते हो फिर आप पैसे बचाने की कोशिश नहीं करते हो, आपको चाहिए होता है परफॉर्मेंस। जी हाँ, जब आप इसको राइड करो तो आपको वो वाइब आए, वो फील आए। जिन्हें पैसे बचाने होते हैं वो कावासाकी की तरफ आते ही नहीं। जिनको थ्रिल चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, उनकी चॉइस होती है कावासाकी। देखो मेरा तो ऐसा मानना है कि आप 1 या 2 दिन तो मोटरसाइकिल चलाते नहीं हो। जब भी आप एक मोटरसाइकिल बाय करते हो तो 4 साल 5 साल तो कहीं नहीं गए। इसलिए जब भी आप बाय करो ना तो वहाँ पे कॉस्ट कटिंग करने की मत सोचो। ऐसा मत सोचो कि मैंने 50,000 1 लाख बचा लिया। हर दिन सड़कों पे आपको रिग्रेट होने वाला है। कई बार ऐसा होगा कि जब आप मोटरसाइकिल लेके निकलोगे, सेम मोटरसाइकिल जो आप खरीदना चाहते थे वो आपको दिखेगी एंड वो आपको ओवरटेक कर जाएगी।
तो 5 साल 6 साल रोज रिग्रेट करने से अच्छा है कि एक बार अपनी लिमिट पुश कर कोई एक अच्छी मोटरसाइकिल आप ले सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। एंड एक और चीज़ जो मैं इस मोटरसाइकिल की डिस्कस करने वाला हूँ वो है इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी। देखो इसमें ना आपको 17 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है। मतलब एक बार आप इसको टूर पे लेके निकलो, राइड पे लेके निकलो, तो आपको मिनिमम रिफ्यूलिंग करानी पड़ती है। तो वो एक होता है ना, आप एक रिदम में चल रहे हो तो आपको बार बार अपनी रिदम तोड़ने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि टैंक कैपेसिटी ज़्यादा है। हालांकि अगर आप 300 सीसी के अराउंड की मोटरसाइकिल खरीद रहे हो तो वैसे ही लोगों के साथ आप टूर पर जाओगे तो वहाँ ये स्टैंड आउट करेगी। एंड अगर मैं इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात कर ही रहा हूँ तो मैं माइलेज पे बात करता हूँ। यहाँ पे ना एक शॉकिंग अपडेट है। कंपनी क्लेम करती है कि ये 30 की अराउंड माइलेज देती है, पर जो डेली राइडर्स हैं वो बोलते हैं कि 26-27 देती है। पर ट्रस्ट में मैं कुछ ऐसे राइडर से मिला हूँ ना जो इससे 32-35 तक की माइलेज निकाल लेते हैं। जी हाँ, जब आप हाईवेज वगैरह पे टूर करोगे आप अच्छे से, बहुत अच्छे से, जो डबल सिलेंडर है, इंजन रिफाइंड है, बहुत स्मूथली मोटरसाइकिल चलाओगे तो ये माइलेज भी ज़्यादा निकाल कर देती है। जी हाँ, लिटरली ऐसे लोग हैं जो 32 से 35 तक का माइलेज निकाल रहे हैं इस मोटरसाइकिल से। पर उनका यही है, वो आराम से चलाते हैं मोटरसाइकिल को, ना रैब करते हैं ना ड्रैग करते हैं। पर वही बात है ना यार, जब आप एक इतनी अच्छी मशीन खरीद रहे हो और फिर ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हो तो फिर क्या कर रहे हो यार। मतलब अगर आप कावासाकी ओन करते हो यार, इतनी दमदार इंजन ओन करते हो तो ड्रैग करो, रेस करो, 100 मीटर्स के रेस लगाओ। हालांकि मैं सजेस्ट नहीं करता, पर इन्हीं चीज़ों का तो मज़ा है। एक पावरफुल इंजन है तो फिर पावरफुल चीज़ें भी होनी चाहिए ना सड़कों पर। ये तो इसकी टैंक कैपेसिटी वगैरह की बात, माइलेज वगैरह की बात। एक चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, एक बहुत भयंकर सा कॉम्बिनेशन मुझे इसमें देखने को मिला। मतलब इसकी जो अप्रोच है ना काफ़ी एग्रेसिव है, बस वहीं पर जो इसकी सिटिंग पोजीशन वगैरह है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। देखो इस सेगमेंट में आप कोई भी मोटरसाइकिल उठाकर देख लो, उसकी सिटिंग पोजीशन अपराइट नहीं होती है, इसकी सिटिंग पोजीशन अपराइट है। जी हाँ, जब आप से बैठते हो तो बहुत ज़्यादा आपको झुकना नहीं पड़ता, आपको मतलब बैक पेन वगैरह की नहीं, आप लॉन्ग राइड इसमें आराम से कर सकते हो। और जो मशीन है वो एग्रेसिव है, आपको बहुत अच्छा पिकअप, टॉप स्पीड देखने को मिलेगा, इनिशियल पिकअप देखने को मिलेगा। पर वही बैक पेन वगैरह नहीं होंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छे से बैठते हो, कंफर्टेबल होकर बैठते हो, अपराइट पोजीशन में आप बैठते हो। ये चीज़ें हो गई। एंड देखो एक बहुत छोटा सा इशू है, पर ना ये डेली बेसिस पे जब इसको ओन करोगे ना तो बहुत बड़ा इशू बन जाता है, वो है इसकी पिलियन सीट। इस सेगमेंट में इससे अच्छी पिलियन सीट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। बहुत सारे मोटरसाइकिल्स है, जैसे RR 310 हो गया, उसका क्या है ना, पिलियन सीट इतना छोटा, इतना अनकंफर्टेबल है ना, आप किसी को उस पर बैठा ही नहीं सकते। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आप मोटरसाइकिल खरीद रहे हो, लेके रोड पे निकलोगे, अकेले तो हमेशा नहीं चलोगे ना, कोई दोस्त हो गया, फ्रेंड हो गया, वो तो पीछे बैठेगा ही। इस पर आप आराम से बैठा लोगे। अगर मैं तीनों को कंपेयर करूं, आपकी KTM के 390 को कंपेयर कर दूं, RC 390 को, या RR 310 को करूं, इसको करूं, तीनों में सबसे अच्छा अगर किसी का पिलियन सीट है वो है निंजा का ही। क्योंकि मैंने तीनों डेली बेसिस पे राइड कर रखा है, पिलियंस के साथ कर रखा है, तो सबकी कंप्लेन आती है कि नहीं यार, अगर निंजा लेके चल रहे हो तब तो मैं साथ में चलूंगा, एल्स नहीं चल पाऊंगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी चौड़ी अच्छी इसकी पिलियन सीट आपको देखने को मिल जाएगी। देखो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, पर हाँ जब आप इसको डेली बेसिस पे किसी मोटरसाइकिल को आप ओन करोगे, लोगों को लेके चलोगे, तो एक इशू बन जाता है, एक सरदर्द बन जाता है। देखो एक और सवाल है जो लोग मुझसे पूछते रहते हैं, वो है भैया इसकी सर्विसिंग कॉस्ट क्या है। देखो सबसे पहले मैं तो ये क्लियर कर दूं कि जितने भी प्रीमियम मोटरसाइकिल्स होते हैं उसके ना आपको फ्री सर्विसिंग देखने को नहीं मिलते हैं। एंड कावासाकी ऑब्वियसली एक प्रीमियम मोटरसाइकिल है, तो अब इससे फ्री सर्विसिंग तो एक्सपेक्ट मत करो। जहाँ तक बात रही सर्विसिंग चार्जेस के, वो ये है कि आपको अराउंड 7,000 पड़ेगी इसकी फर्स्ट सर्विसिंग कॉस्ट। अब आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत महंगी है, ऑब्वियसली थोड़ी कॉस्टली साइड पर है, पर ये भी तो देखो आपके कितने इंटरवल पर इसकी सर्विसिंग करानी पड़ती है। देखो यही डिफरेंस है एक नॉर्मल मोटरसाइकिल ब्रांड्स में एंड प्रीमियम मोटरसाइकिल ब्रांड्स में। प्रीमियम मोटरसाइकिल ब्रांड्स में ना सर्विसिंग थोड़ी महंगी है, पर करवानी भी आपको लंबे इंटरवल के बाद पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप हर 2 महीने पे अपनी मोटरसाइकिल लेके सर्विसिंग सेंटर दौड़ रहे हो कि भैया सर्विस कर दो, नहीं, 6 महीने 5 महीने, मतलब एक परफेक्ट किलोमीटर के बाद आपको सर्विस करानी पड़ती है। तो मिला जुला कर बात वही पड़ जाता है। अब आप हर 2 महीने पे सर्विस करवाओ या 6 महीने पे एक बार सर्विस करवाओ। तो आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट आपके हर एक सवाल का जवाब दे दिया है। जितने क्वेश्चंस आप मुझसे रेगुलर बेसिस पर पूछते रहते थे, मैंने ऑलमोस्ट सबको यहाँ पर फिगर आउट करने की कोशिश की है। हाँ कुछ क्वेश्चंस रह गए, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती, उसके मैं कमेंट्स में आपके मैसेजेस में रिप्लाई कर दूंगा। वो मतलब बहुत जनरल से क्वेश्चंस थे। हाँ एक चीज़ बस रह गई, वो ये कि लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया आपका सलाह क्या है, मतलब आप मुझे क्या एडवाइस दोगे कि क्या मैं 300 के सेगमेंट में कावासाकी निंजा कंसीडर करूं या नहीं। तो अगर जहाँ तक मेरी बात रही, अगर आपके जगह मैं खरीद रहा होता तो मैं बिल्कुल कावासाकी निंजा 300 की तरफ ही जाता।
हाँ, अगर मेरे बजट बहुत ज़्यादा टाइट होता तब तो मैं नहीं सोच पाता, तो मैं ये कर सकता था कि मैं एक सेकेंड हैंड बाइक कंसीडर करता, पर उसमें ना बहुत सारा लोचा हो जाता है। अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज नहीं है तो आपको अच्छे से ठगा जा सकता है उस चीज़ में। बट अगर बाई चांस, बाई एनी चांस अगर आप अपना लिमिट पुश कर सकते हो तो बिल्कुल पुश करो एंड बाय अ गुड मशीन। देखो 300 सीसी एक बिगिनर मोटरसाइकिल्स में ही कंसीडर की जाती है। एंड आप खुद सोचो, अगर आप अपने बिगिनिंग ऑफ द करियर में आप 300 जैसे अच्छी प्यारी मोटरसाइकिल्स को चला रहे हो ना, तो मतलब फिर लाइफ में ना आपको एक तरह से प्रॉब्लम होने वाला है, आप ना जल्दी सेटल नहीं कर पाओगे। एक बार आपको ट्विन सिलेंडर चलाने की आदत लग गई, फिर तो भाई साहब नो कमिंग बैक। आपको सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल, जो मोटरसाइकिल के इंजन उतने रिफाइंड नहीं है, आपको चलाने का मन ही नहीं करेगा, आपको खुशी नहीं मिलेगी। आप बैठ के लगेगा यार क्या ये, मतलब कैसे बना, बस जोड़ कर रख दिया है क्या। तो अगर आप लोग अपना लिमिट पुश कर सकते हो तो ज़रूर पुश करो और एक अच्छी मोटरसाइकिल राइड करो। एक अच्छी मोटरसाइकिल राइड करना ना हमेशा एक इन्वेस्टमेंट ही होता है, क्योंकि 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल अगर आप जितने दिन इस मोटरसाइकिल को अच्छे से रख पाओ, चला पाओ, चलने की हालत में आप चलाओगे। लिटरली मैं कह रहा हूँ ना, आजकल 500 600 सीसी 650 सीसी सबकी मोटरसाइकिल आ गई हैं, पर जो ये 300 सीसी में काम कर पा रही है ना, वो 600 650 भी वो फील नहीं दे पा रहा है। तो इट्स बेटर गो विथ गुड प्रोडक्ट। आपकी राइडिंग एक्सपीरियंस भी अच्छी होगी, आपको मज़ा भी आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कोई और डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं फिर एक वीडियो ले आऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मोटरसाइकिल, एक नई टॉपिक के साथ।